दे रखा है उन तरीके में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप हटाते हैं और अल्कोहल से H ग्रुप हटाते हैं। हटाना ओवरऑल H2 रहता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाला यूनिट हटेगा और हम लोग के अल्कोहल वाले पार्ट का केवल H यूनिट वाला पार्ट रिमूव होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो जब यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो R के साथ C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के ऊपर या अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैच होगा, उसके ऊपर R डैश का फॉर्मेशन होगा। इस एक चीज को हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। तो पहले तो ये रिएक्शन करा के देखना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा पार्ट ये ध्यान रखते हुए काम करना है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग का यहाँ पहला वाला पार्ट दे रखा, तो पहले वाले पार्ट में यहाँ कायरल सेंटर दिख रहा है, बट कायरल सेंटर में सारे एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, मतलब सारे एटम्स का रिलेटिव पोजीशन दे रखा है, स्पेस में ओरिएंटेशन दे रखा है, सॉलिड डैश सब कुछ दे रखा है। तो इसका मतलब इस एटम का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, पहला चीज। दूसरा, यहाँ वाले पार्ट में भी हम लोग के एटम का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, मतलब कायरल सेंटर भले ही दो दे रखे हैं, बट दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है यहाँ पे। एक चीज ये ध्यान रखना। तीसरा पार्ट एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। जिस कार्बन पे रिएक्शन होता है केवल उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या उसी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। जिस कार्बन पर रिएक्शन नहीं होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। उस कार्बन को ले लो या कायरल सेंटर को ले लो, जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन होता है उसी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने वाला। मतलब एक सिनेरियो बस हम बता रहे हैं, अगर इस कार्बन पे रिएक्शन हुआ, इस कार्बन पे रिएक्शन होना है, आजू बाजू वाले पे नहीं। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है तो इस कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन होगा, इस कार्बन चेन को कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन चेन में H हो या CH3 हो या C2H5OH हो, कोई मतलब नहीं है। केवल इस कार्बोनिल कार्बन को मतलब है, क्योंकि उसका OH ग्रुप हट रहा है। तो जिस एटम से एक ग्रुप हट रहा है डेफिनेटली रिएक्शन उस पे हो रहा है। तो कार्बोनिल कार्बन पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम लोगों को केवल इसके रिएक्शन से मतलब है, कार्बन चेन से मतलब नहीं होगा। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अगर इन केस इस कार्बन पे रिएक्शन होता तब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए था। तो सिमिलर टाइप से दूसरे वाले पार्ट को एक बार सोच के देखना। ये तीन स्टेटमेंट, पहला चीज अगर हम लोग का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है तो ये रिएक्शन होता है, पहला चीज। दूसरा, जिस एटम पे रिएक्शन होगा केवल उसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हम लोग मानते हुए चल रहा है। ये दो पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके सोचना कि हम लोग का क्या क्या आंसर निकल के आ सकता है। ट्राई करके देखना, एक बार समझ में आ जाएगा ये चीज। और कोई डाउट है तो पूछो। ये सवाल वैसे बहुत अच्छा दे रखा है, ये अभी मतलब अभी इस लेवल पे सवाल सॉल्व करने लायक थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, उसके हिसाब से बहुत सिंपल सवाल, वो सिंपल तो खैर तब भी नहीं है, बट स्टिल तब जाकर के ये सवाल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और कोई डाउट? सर एक बार सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 25 दिखाइए ना। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 25। हाँ बोलो। वही सर देखना था, इसमें पोजीशन दिया हुआ है एटम्स का या फिर फिक्स्ड है? एटम्स का पोजीशन दिया जैसे हुआ है या मतलब जैसे फिक्स्ड है? मतलब फिक्स्ड नहीं है, जैसे पिछले वाले में फिक्स था, इसमें फिक्स नहीं है। पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड नहीं है, ये वर्ड हमको उतना समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है। सर जैसे उसमें था ना पिछले वाले क्वेश्चन में कि एक सॉलिड पे रहेगा, एक डैश पे रहेगा, हाँ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता है। तो फिक्स तो है यहाँ पे, ये फिक्स है ना। फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है। इसीलिए एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे अभी हम क्या बोले थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटेगा और अल्कोहल का H हटेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा समझो, यहाँ पे हम लोग का अगर अल्कोहल वाला पार्ट है और हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट दे रखा, तो इस केस में यहाँ से H हटाएंगे, यहाँ से अगर OH हटाएंगे तो हम लोग के रिएक्शन में जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर कार्बन चेन अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच होगा जिसके ऊपर कार्बन चेन जाएगा।
तो एक चीज सोच के देखो, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन वाला पार्ट हटा, मतलब यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटाए और उसके बाद सीधा इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को इस कार्बन पे अटैच किए। उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा इस ग्रुप को ऑक्सीजन पे अटैच किए। तो यहाँ से H हटने के बाद देखो क्या चीज अटैच हुआ है। H हटने के बाद ऑक्सीजन वाले पार्ट पे C डबल बॉन्ड O R अटैच हुआ है। तो इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से हम लोगों के प्रोडक्ट में इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं है। H जहां था वही है, D जहां था वही है, CH3 जहां था वही है। रिएक्शन ऑक्सीजन और कार्बोनिल कार्बन के बीच है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता, बट क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे कायरल सेंटर ही नहीं है, 2 लोन पेयर है, तो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने काम का ये चीज नहीं रहा। बट कार्बन पे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पता है हम लोगों को और उस पर रिएक्शन नहीं हो रहा, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली जैसा इधर दिख रहा वैसा ही यहाँ पे है। सेम सिनेरियो दूसरे वाले में लेके चलते हैं। दूसरे वाले केस में भी HCH3 C2H5 दे रखा और H यहाँ से हटेगा और C डबल बॉन्ड O R ग्रुप अटैच होगा। तो C डबल बॉन्ड O R ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ, बाकी सारे एटम्स जहाँ थे वहीं रह गए। तो जब तक कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही फिक्स रहने का है। तो सर और फिर इसका हाँ, आंसर 4 कैसे आया? इसका आंसर तो इसका 25 का 25 का आंसर 4 कैसे आया? हाँ ठीक है, यहाँ पे कैरल सेंटर दे रखा है ना, ये चीज R स्टार कर रखा है, यहाँ दे रखा है ना प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि डीएल एक कैरल पेयर। सेंटर है, डीएल पेयर है, नहीं प्लस माइनस का मतलब, अच्छा हाँ वो सॉरी, डीएल पर पेयर, स्मॉल डीएल पेयर। मान लेते हैं कि आर कन्फिग्रेशन है, ठीक है, एजम्पशन लेके चल लेते हैं। जब ये सामने वाले के साथ कंबाइन किया, मान लेते हैं कि यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे भी ठीक है। तो जब पहला वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन किया, तो इस केस में यहाँ जो प्लस वाला पार्ट है, मान लेते हैं कि वो आर होगा और सामने वाला तो आर था ही, तो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन में 2 कैरल सेंटर मिलेगा। पहले से एक कैरल सेंटर था, एक कैरल सेंटर बन गया, तो हम लोग को 2 कॉन्फ़िगरेशन, 2 कैरल सेंटर मिला, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर रह गया। और अगर हम लोग माइनस वाला पार्ट लेके चले तो पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए, बट क्योंकि दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन आर था, इसको तो चेंज नहीं किया हम लोग, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहेगा। तो एक आर एस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एक आर आर कॉन्फ़िगरेशन, एक एस आर कॉन्फ़िगरेशन। जब दूसरे वाले पार्ट की बात करेंगे तो सेम टाइप से मान लेते हैं यहाँ पे फिर से आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो प्लस वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर था तो कॉम्बिनेशन में आर आर बनेगा, माइनस वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन फिर एस होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इनइंशोमर्स मतलब डीएल पेयर आर एस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा पार्ट हम लोग का आर रहेगा ही रहेगा। तो ये हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर वहां पे पहले वाले कंपाउंड में केवल प्लस देता, मान लेते केवल प्लस देता, तो प्लस में आइदर आर होता या एस होता। तो आर के साथ सामने वाले का आर मतलब एक ही कॉम्बिनेशन बनता, आर के साथ सामने वाले का आर मतलब एक ही कॉम्बिनेशन बनता। बट क्योंकि प्लस माइनस दोनों दे रखा है, तो माइनस कब आएगा? अगर एक कैरल सेंटर है तो माइनस तब आएगा जब नीचे वाले में एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले वाले कंपाउंड के अंदर आर एस 2 पॉसिबिलिटी है, जिसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा उसमें एक ही कैरल सेंटर है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 कैरल सेंटर्स आएंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कैरल सेंटर जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले अंदर, और दूसरा हम लोग के अल्कोहल का कैरल सेंटर। तो जब एक कैरल सेंटर यहाँ का है, एक कैरल सेंटर यहाँ का है, तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो इसमें 2 कैरल सेंटर्स निकल के आ जाएंगे। पहले कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर, दूसरे का अगर आर, तो दोनों कैरल सेंटर का आर आर कॉन्फ़िगरेशन, पहले का एस दूसरे का आर, तो इस केस में आर एस कॉन्फ़िगरेशन। इन केस अगर हम लोग इसमें एस कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं, मतलब दे तो रखा है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उस केस में पहले वाले केस में हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे वाले केस में एस एस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते थे। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर थोड़ा नीचे करिए ना, प्रीवियस ईयर छः, क्वेश्चन जहाँ पे है, थोड़ा और। सो ये होमवर्क दिए थे? दिए तो नहीं थे होमवर्क। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं सोचे हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर। थोड़ा और।
थोड़ा थोड़ा तो पेज निकल गई। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये सवाल इस तरह का, अच्छा नहीं, ये तो खैर सिंपल सा सवाल है तो सिमेट्रिकल एरो सेंटर वाला पार्ट। क्वेश्चन था कौन सा सर? दिख नहीं रहा सर जो था, नहीं अभी पहला ही ऐसा दूसरा कुछ पेज पे नहीं था, है। हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन था। देखो एक बार फिर से। ये सर 6 क्वेश्चन। हाँ ठीक है। 6 नंबर ये। यस सर। An enantiomerically pure acid is treated with racemic mixture of an alcohol having one chiral carbon. The ester for will be। हाँ ठीक है, ये दिमाग लगा सकते हो। अब जैसे इसमें क्या बोला, enantiomerically pure acid, ठीक है, इसका मतलब आइदर या डी तो है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। आइदर प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब यहाँ इस बार रिएक्टेंट के एसिड वाले पार्ट में आर कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और अल्कोहल में बोल रहा है रेसमिक मिक्सचर, तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब बताया था डीएल, और इसमें बोला है वन कैरल कार्बन। वन कैरल कार्बन का मतलब एक पार्ट डी होगा एक पार्ट एल होगा, तो उसमें से कोई एक पार्ट आर बोलेंगे कोई एक पार्ट एस बोलेंगे। कौन सा आर है डीएल में नहीं मालूम एक्सपेरिमेंटली, बट बोल सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि आर वाला पार्ट डी है, असम्पशन लेके चल ले रहा है। तो एक आर कन्फिग्रेशन वाला अल्कोहल है, एक एस कन्फिग्रेशन वाला। जब दोनों कंबाइन करेगा तो दो कायरल सेंटर्स प्रोडक्ट में आएंगे ईस्टर वाले पार्ट में, एक का कन्फिग्रेशन आर आर हो जाएगा, दूसरे का कन्फिग्रेशन आर एस हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर। एक तो डायस्टीरियोमर रिलेशन है, बट यहाँ पूछा कुछ और है। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पूछा ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर, दूसरा प्योर इनैंशियोमर, मीजो कंपाउंड और रेसमिक मिक्सचर। मीजो कंपाउंड तो नहीं बनने वाला है क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा ही नहीं, तो मीजो कंपाउंड तो हम लोग बिल्कुल एग्जिट हटा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा बोला है ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर, तो जैसे एक चीज सोचो कि जो हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं है तो ईस्टर, बट ईस्टर में आर आर और आर एस है डायस्टीरियोमर, तो डायस्टीरियोमर्स के ऑप्टिकल रोटेशन सेम नहीं होते हैं, इनैंशियोमर्स के ऑप्टिकल रोटेशन सेम होते हैं इन अपोजिट एंगल। तो इस केस में अगर डायस्टीरियोमर है तो दोनों का ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन सेम नहीं होगा, तो जो दोनों का मिक्सचर होगा, हो सकता है कि अपोजिट एंगल ऑफ रोटेशन हो, पॉसिबिलिटी है, बट अपोजिट एंगल में इक्वल एंगल ऑफ रोटेशन निकल के नहीं आना है। इसका मतलब दोनों मिलके डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रोटेशन तो एग्जिस्ट कराएगा ही कराएगा। तो आराम से पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। प्योर इनैंशियोमर बन नहीं रहा क्योंकि हम लोग का आर आर और आर एस दोनों बन रहा है, और रेसमिक मिक्सचर तो तब बनता है जब हम लोग का एक डी पार्ट हो और एक एल पार्ट हो, मतलब इनैंशियोमरिक पेयर हो। तो आर आर के सामने अगर एस एस होता तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन होता, ये भी आंसर नहीं कंसिडर करेंगे। और कोई डाउट? नो सर। तो फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 11 के एमएस बाद। में तो होमवर्क दिए थे। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, एमएस चांद भी तो डिस्कस करना है, भूल ही गए थे। एमएस चौहान में कौन से पार्ट में डिस्कशन करना था अपने को? पहले वाले पार्ट, एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 या चैप्टर 2? चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर कौन सा, 15? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 में 12, 13, 14, 15, which of the following compound might be useful to the chemist trying to increase the optical purity of D sample? ऑप्टिकल प्योरिटी बढ़ाना है, इसका मतलब एक इनैंशियोमर का अमाउंट बढ़ाना है। एक इनैंशियोमर का अमाउंट बढ़ाने का मतलब है कि दूसरे इनैंशियोमर को हटाते चले जा रहे हैं हम लोग। तो एक रेसमिक मिक्सचर से या कॉम्बिनेशन ऑफ इनैंशियोमर वाले पार्ट से अगर एक इनैंशियोमर को सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, पहला चीज। और जो रिजोल्यूशन प्रोसेस हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, उस रिजोल्यूशन प्रोसेस के पीछे एक लॉजिक दिए थे कि एक कंपाउंड के इनैंशियोमरिक मिक्सचर्स को या रेसमिक मिक्सचर को इनैंशियोमर्स के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रिएक्शन अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है, और इस प्रॉपर्टी को रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है।
तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। ये कंपाउंड वाले पार्ट में माइट बी यूजफुल टू द केमिस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ डी सैंपल। तो सेपरेशन करना है हम लोगों को, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हम लोगों के एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर दे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोगों के रेजोल्यूशन प्रोसेस में हेल्प करता है। पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव तो हमको नहीं दिख रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों का, अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करें तो ऊपर वाला ग्रुप सॉलिड पे है, नीचे वाला ग्रुप भी सॉलिड पे है, और उसके अलावा बेंजीन रिंग वाला पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री में इधर बेंजीन मिल रहा, बट इधर सॉलिड पे अगर CH है तो डैश्ड होना चाहिए। तो ये कंपाउंड हमको ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है। थर्ड वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है क्योंकि डैश्ड और यहाँ सॉलिड है, बेंजीन, तो हाइड्रोजन भी अपोजिट होगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, और यहाँ पे हमको कोई कैरल सेंटर नहीं दिख रहा। तो अगर एक नॉर्मल कंपाउंड है, एलिन्स या फिर डाइफिनाइल वाला पार्ट या फिर स्पाइरो कंपाउंड, अगर इस तरह का केस नहीं है तो नॉर्मल केसेस में अगर एक भी कैरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बी ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको हम लोग किसी एनेंटियोमरिक मिक्सचर के पार्ट के साथ रिएक्ट करा के आराम से किसी एक पार्ट को सेपरेट करके हटाते चले गए, तो दूसरे पार्ट का हम लोग आराम से अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वो चीजें रखता है। सवाल बोलने का लैंग्वेज अच्छा है, बट ऐसा सवाल मतलब जो अभी आज हम लोग क्लास में डिस्कस किए उसमें भी था, और एक और भी जगह दे रखा था। बहुत नॉर्मल टाइप का सवाल है ये। 15 के अलावा और कोई डाउट? 13 क्वेश्चन नंबर 13 में अमंग द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन बी में डाउट था सर, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अच्छा, ऑप्शन बी क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि इसका एक कन्फर्मर में आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम लोग अगर वहां पे प्लेन को पास करेंगे, एक कार्बन जो उस सल्फर से अटैच्ड है बेंजीन का, और जो दूसरा कार्बन उसका ऑपोजिट कार्बन, अगर हम लोग उससे पास करेंगे और ऑक्सीजन और कार्बन CH3 वाला कार्बन में कट हो जाए उससे, तो फिर चलो एक चीज हम बताते हैं, यहाँ एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर, हम सोचे ऐसा अज्यूम करके चल रहे थे कि 2 लोन पेयर होगा। 2 लोन पेयर होगा? 2 लोन पेयर तो कर हो नहीं सकता। यस सर। एक लोन पेयर होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर sp3 हाइब्रिडेशन हो गया तो एक ही कैरल सेंटर है कंपाउंड में। पिरामिडल शेप होगा। अगर एक ही कैरल सेंटर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव है ना? यस सर। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर ए है इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है खैर, बट इस सवाल में ये रीजन नहीं है। हाँ, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस होने की वजह से जब भी कभी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो सवाल थोड़ा अच्छा टाइप का है। अमाइन इन्वर्जन की वजह से शायद हो सकता है तुम लोग आंसर बोल दिया हो, बट अमाइन इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में है तो हाइब्रिडाइजेशन में sp2 पार्ट है, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर है ही नहीं, तो अमाइन इन्वर्जन कैसे करा पाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लानर मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल प्लानर रह गया तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही निकाल के ले आएंगे हम लोग, तो इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आंसर होगा बट नॉट ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन। ये चीज एक थोड़ा ध्यान रखने लायक है इसमें। वैसे इस तरह का पॉइंट बहुत कॉमन पॉइंट है। रेजोनेंस की वजह से हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट में उसको काउंट नहीं करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे ये पॉइंट। 13 के अलावा और कोई डाउट? 32। क्वेश्चन नंबर 32। जो सुना तुम तो होमवर्क बना करके आई नहीं होगी, तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाइरल? अकाइरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, दूसरा वाला पार्ट तो हाथ को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को सेम ये नहीं मिलेगा, कायरल होना चाहिए। सर सी में भी तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर, सी में भी है। सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। देख के तो लग ही रहा है, क्योंकि जो बनाया
बनाना तो आदमी चाहे है, लेकिन हाँ ठीक है, जो बनाया है प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। और मॉलिक्यूल ऑफ 3 मिथाइल हेप्टेन, इसमें कायरल सेंटर है। 3 मिथाइल हेप्टेन एक कायरल सेंटर है, हाँ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अकायरल पूछा है ना, अकायरल ए में और दो सी ऑप्शन है, दोनों होना चाहिए। ए और सी दोनों आंसर आ रहा है। यस सर। दिया क्या है? ए। ए। ए, केवल ए? यस Yes. सर। नहीं, सी भी आंसर होगा। अब मतलब रियल आदमी बनाना चाहे तो फिर बात अलग है, साइड में लिख देना चाहिए था रियल आदमी। रियल आदमी सिमेट्रिकल नहीं होता है, मतलब रियल आदमी सिमेट्रिकल नहीं होता है होगा, सर नहीं होगा। क्योंकि आदमी बाल इधर से झाड़ता है। मतलब रियल आदमी अगर है तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, तो सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सी ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, ए और सी दोनों होगा। और कोई डाउट? 35। 35 और रैंक द फॉलोइंग इन ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ आरएस प्रेसिडेंस। आरएस प्रेसिडेंस मतलब सीआईपी रूल की बात करें हम लोग, उसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बोलते हैं। तो इस केस में सवाल में दे रखा है CH होल ट्वाइस, CH2 CH2Br CH3 होल थ्राइस। तो हर एक केस में हम लोग को पहले पोजीशन पे कार्बन मिल रहा है, और यहाँ भी कार्बन मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन मिल रहा है। बट इसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हम लोग को ब्रोमीन मिल रहा, जबकि यहाँ पे 2 कार्बन मिल रहा, यहाँ वाले पार्ट में 1 कार्बन मिल रहा, और बाकी 2 हाइड्रोजन्स मिल रहे हम लोगों को। और फोर्थ वाले केस में हम लोग को 3 कार्बन मिल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन का प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा। इसके बाद जब सेकेंड प्रायोरिटी में जाएंगे तो इधर 1 कार्बन बाकी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, और यहाँ तीनों कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे 2 कार्बन आएगा, और फोर्थ नंबर पे ये वाला पार्ट आएगा, सेकेंड नंबर वाला पार्ट। तो हम लोगों का कंपाउंड नंबर 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। थर्ड के सामने 1 कहाँ दिख रहा है? थर्ड के सामने 1 यहाँ दिख रहा है। फोर्थ वाला पार्ट सेकंड प्रायोरिटी सर होगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि फोर्थ कंपाउंड है उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फोर्थ इज हाईएस्ट, अच्छा तो उल्टा कर लो, और फोर्थ इज हाई, कौन सा फोर्थ हाईएस्ट होना चाहिए? अच्छा प्रायोरिटी इस तरीके से हाँ, प्रायोरिटी वाला जो पार्ट है वो प्रायोरिटी वाला पार्ट हम लोगों को रोमन नंबर से डिनोट कर रखा है। तो ठीक है, हम लोगों का फोर्थ वाला पार्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, मतलब यहाँ उल्टा लिख देंगे, ये फोर्थ होना चाहिए, ये हम लोग का थर्ड होना चाहिए, ये हम लोगों का सेकंड होना चाहिए, और ये हम लोग का फर्स्ट होना चाहिए। मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी को नंबर 1 पे डालने बोल दिया है। तो थर्ड के सामने 4 आना चाहिए, ऐसा भी एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। थर्ड के सामने फोर्थ आएगा, तो उसके हिसाब से तो हम लोग का आंसर मैच नहीं करेगा। 4 के सामने तो 3 आना चाहिए। 4 के सामने 3 आना चाहिए, हम लोग आंसर मैच नहीं करेगा फिर। इसमें आंसर दिया क्या है, कुछ याद है? 35, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। थर्टी फाइव का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वाह। यानी उसका जो लास्ट में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको इग्नोर कर दिया है। इग्नोर कर दिया है, क्या कलाकारी है। तो लिखने का क्या मतलब था वहां पे? मतलब ठीक है, कुछ देना चाह रहा होगा सवाल में, लेकिन ऐसा ऑप्शन में तो पुटअप नहीं किया। फिर भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में रखा फर्स्ट का प्रायोरिटी नंबर 3, कुछ आंसर नहीं आ रहा। इसका प्रायोरिटी नंबर 4 इज हाईएस्ट। आप तो इन्वर्ट किए थे ना प्रायोरिटीज को। हाँ, तो ये थर्ड नंबर वाले पार्ट का जो प्रायोरिटी है सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। यस सर है तो इसमें। हम लोग के नहीं, वो तो थर्ड नंबर कंपाउंड तो ऐसा दे रखा है ना 3, इस 3 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को हाईएस्ट प्रायोरिटी 4 दिखना चाहिए। तो थर्ड नंबर के करस्पॉन्डिंग तो 4 दिखना चाहिए ना प्रायोरिटी, सॉरी लेकिन सर 4 नंबर प्रायोरिटी के करस्पॉन्डिंग तो थर्ड नंबर कंपाउंड दिखना चाहिए ना।
लेकिन सर इसको तो इग्नोर करके चला है ये आंसर बनाने वाला। इग्नोर करके चला है तो फिर अपना आंसर ही अलग हो जाएगा। ये वाला पार्ट हम लोग का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये वाला पार्ट सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी है और ये फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, चलो मान के चल सकते हैं कि ये पार्ट इग्नोर करने लायक है, फोर्थ ही हाईएस्ट का सेंस नहीं है। बाकी फोर्थ पोजीशन पे थर्ड नंबर आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं दे रखा। थर्ड पोजीशन पे हम लोग को ग्रुप नंबर 2 आना चाहिए था, वो भी यहाँ नहीं दे रखा। हाँ ठीक है, नहीं मतलब गलत ही दे रखा है, इस पार्ट का कोई सेंस नहीं है। मतलब लिखा है, सेंस है उस चीज का, बट आंसर बनाते हुए उस चीज को इंक्लूड नहीं किया है। और कोई डाउट? सर काट दीजिए फोर्थ हाईएस्ट को। तो हम काट के करेंगे भी क्या, इसको बुक में थोड़ी ना कट रहा है। और कोई डाउट? 37 वाले पार्ट में among the following structures select E isomer। E वाले पार्ट में बताए थे तुम लोगों को एंटीगोन वर्ड यूज करते हैं। एंटीगोन का मतलब एंटी। तो एक डबल बॉन्ड के अलोंग अगर हम लोग के सेम प्रायोरिटी की ग्रुप 1 के रिस्पेक्ट में 1 अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको एंटीगोन या ई बोलेंगे हम लोग। तो अगर इस डबल बॉन्ड को कंसिडर करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हमको पॉसिबल दिख रहा है। पहले इन दोनों ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, मतलब नीचे वाला ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। फिर दूसरे साइड में चले जाते हैं, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस पे ब्रोमीन दे रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो 1 के अपोजिट में 1 है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ई आइसोमर होगा। अच्छा, मोर देन 1 करेक्ट दिख रहा है इसमें। फिर जब दूसरे वाले को कंसिडर करेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का कार्बन है, यहाँ वाले पार्ट में भी कार्बन है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है। डबल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन, एक और बॉन्ड पे ऑक्सीजन, जबकि यहाँ एक ही बॉन्ड पे ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब नीचे वाले ग्रुप का प्रायोरिटी 1 होगा। ऊपर वाले साइड में जाएंगे तो ऊपर वाले साइड में फर्स्ट कार्बन, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन, ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, कार्बन और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। मतलब इस बार नीचे वाले ग्रुप का प्रायोरिटी 1 है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में दे रखा, इसका मतलब जेड नोमेनक्लेचर बोलेंगे तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक 1 आंसर है। थर्ड वाले को कंसिडर करेंगे तो हम लोग यहाँ क्लोरीन दिख रहा, हाईएस्ट प्रायोरिटी के नीचे कार्बन है। दूसरे वाले साइड में जाएंगे तो एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, फिर उसके ऊपर जाने पे 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन है, यहाँ जाने पे हम लोग को एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मिल रहा। मतलब यहाँ भी फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाला पार्ट निकल के आ रहा, 1 के सामने 1 है, मतलब वापस से सर नीचे वाला होगा ना फर्स्ट प्रायोरिटी। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। नेट गायब हो गया है शायद से, मतलब वाईफाई गायब हो गया एक्चुअल में। नहीं, आ गया होगा शायद से। एक मिनट रुको। हाँ, आ गया। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो लास्ट वाले केस में हम लोगों का ऊपर में एक हम लोगों को सॉरी पहले नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। ऊपर वाले केस में 2 कार्बन दे रखा, नीचे वाले पार्ट में जाएंगे तो सूडो कार्बन सूडो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे हम लोग एक और कार्बन लेके चल सकते हैं। तो इस केस में ऊपर जाने पे एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, नीचे जाने पे हम लोगों को एक कार्बन नीचे दिख रहा है, एक कार्बन आगे दिख रहा है। तो इतने से काम नहीं हो पाएगा। और बाकी तो हम लोगों का यहाँ पे एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो पहले नीचे पे गए तो एक कार्बन, ऊपर गए एक कार्बन। इस कार्बन पे 2
कार्बन और एक हाइड्रोजन, सेकेंड बॉन्डेड एटम केवल बोल रहे हैं, तो 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन सेकेंड बॉन्डेड एटम है। यहाँ पे भी 2 कार्बन एक हाइड्रोजन सेकेंड बॉन्डेड एटम है, तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी काम का नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कार्बन को अगर कंसिडर करेंगे तो नीचे वाला पार्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब आराम से ई नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं। तो 1 and 4 आंसर होना चाहिए, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4 तो ऑप्शन सी कंसीडर कर थर्ड सकते हैं। में, तो थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड वाला में प्रायोरिटी फिर से एक्सप्लेन करिए ना। थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे यहाँ से ऊपर गए तो एक कार्बन मिला हम लोगों को, नीचे जाने पे भी एक कार्बन मिला, ठीक है। उसके बाद यस इस सर। नीचे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो हम लोग इस कार्बन को यूज करेंगे सेकेंड बॉन्डेड एटम में। ऊपर वाले में जाने पे एक कार्बन है सेकेंड बॉन्डेड में, दूसरा कार्बन है सेकेंड बॉन्डेड में और एक हाइड्रोजन है। तो चलो ऐसा देख लेते हैं, फर्स्ट बॉन्डेड एटम तो हम लोग छोड़ दिए, तो ये काम नहीं है अपना। फिर उसके आगे गए तो एक कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ भी एक कार्बन है, तो इससे भी रिलेट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एक और कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा निकल के आएगा, ऐसा आराम से बोला जा सकता है, ठीक है। यस समझ सर। आया कि फिर से एक्सप्लेन करें? ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 के अलावा और कोई डाउट? 44। क्वेश्चन नंबर 44 में हाउ मेनी स्टीरियोइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? पहले तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ वाले पार्ट में कोई ज्योमेट्रिकल कायरल सेंटर तो पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली सेम ग्रुप ऊपर नीचे दे रखा बी से डिवीजन करने पे। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड के लॉन्ग। फिर कार्बन के ऊपर CH है, डबल बॉन्ड CH देखा, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, दो आइसोमर होना चाहिए, 2। सर 4 दिया हुआ है। 4 का कोई पॉसिबिलिटी कुछ है क्या? आ, चार का कोई पॉसिबिलिटी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, एक बार ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लेना, हो सकता है शायद हम गलती कर दिए हो। डबल बॉन्ड कार्बन HCOH और यहाँ पे H। हाँ यार, गलती कर दी हम। अच्छा सवाल है, काफी ज्यादा, इसको बहुत नॉर्मल सवाल के जैसा ले लिया। अगर हम लोग इस पार्ट को कंसिडर करें, मतलब हम शायद ध्यान नहीं दिए, अगर ढंग से सोचो तो समझ में आ जाएगा। मान लो अगर हम लोग का एलीन्स का केस होता है, तो एलीन्स के केस में जैसे हम लोग इस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग सवाल किए थे। एलीन्स का अगर केस है तो एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड कैसे परपेंडिकुलर चला जाता है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग रिंग वाले पार्ट को कंसिडर करके चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कंसिडर करना है। ये चीज सोच के देखो, इस पार्ट को छोड़ दो, अभी केवल हम लोग इतने पार्ट की बात करते हैं, इसको हम अलग से स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। एक तो ये हम लोग का ग्रुप दे रखा और यहाँ पे कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक ग्रुप हम X मान लेते हैं, और दूसरे वाले साइड में H और CH3 दे रखा। बस इस पार्ट पे कमेंट करो कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, केवल इस पार्ट पे कमेंट करना है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन बनाते हैं तो इस केस में एक CH3 नीचे और H वाला पार्ट ऊपर चला गया, तो इसीलिए हम लोग वैसा प्लेन नहीं बना सकते। अगर यहाँ से डिवीजन करेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन प्लेन में कट जाएगा, बट ऊपर H और नीचे X वाला पार्ट है, तो ये भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये जो पूरा यूनिट है, ये यूनिट वाला पार्ट हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर पा रहे, जो हम लोग एलीन्स का केस बोल रहे थे ना कि एलीन्स में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब स्विचिंग वाला पार्ट हम लोग को नहीं दिख रहा है किस तरह का पॉसिबल है। बट अगर इन दोनों को चेंज करेंगे हम लोग तो मिरर इमेज निकल के आएगा। तो ये एक पार्ट है, पूरा का पूरा एक यूनिट
जो कि ऑप्टिकली एक्टिव यूनिट है, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग का ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट n = 1, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट n = 1, टोटल n = 2 निकल के आएगा। मतलब हम इसको एक सिंपल सवाल के जैसा कंसिडर किए थे, बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है। उसको इस तरीके से समझो कि अगर हम लोग का दो स्पाइरो कंपाउंड होता है, यस सर। तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो स्पाइरो कंपाउंड में 4 मेंबर रिंग की जगह यहाँ पे 6 मेंबर रिंग ले लो, तो भी सेम सिनेरियो है। और यहाँ पे यस जो सर। रिंग है उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड ले लो, तो एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीका समझने का हो सकता है। हम ध्यान नहीं दिया, अच्छा सवाल है। और कोई डाउट? तो सर 2 CH3 रहता है वहाँ पे, तब नहीं हो पाता। 2 CH3 रहता तब नहीं हो पाता। तब उस केस में फिर जो हम लोग डिस्कशन किए थे ना कि अगर मान लो एलीन्स का केस है, तो एलीन्स के केस में भी अगर मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर प्लेन में भी है, तो 2 ग्रुप अगर सेम हो गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी निकल के आ जाएगा, तब फिर नहीं हो पाता। और कोई सर डाउट? 45 का जो पार्ट 2 है, उसमें उसको अगर हल्का से हाँ। रोटेट करेंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, तो वो तो अकाइरल होना चाहिए। हाँ, तो फिर सर सारा ऑप्शन में क्यों दिया हुआ है? which of the following molecules are chiral? Which of the following molecules are chiral? नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आंसर में। सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अगर दे रखा है तो गलत दे रखा है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, जैसे हम लोग जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं उसमें कंपाउंड वाले पार्ट में, अगर हम लोग जो ये क्या बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि अगर कोई भी कन्फर्मर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर ये कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कायरल तो नहीं बोल सकते, ठीक है। सर 49। 49 Which of the following carboxylic acid could be resolved by reaction with an enantiomerically pure chiral amine? तो रिजोल्यूशन की बात कर रहा है और enantiomerically pure chiral amine की बात कर रहा है। तो which of the following carboxylic acid could be resolved? रिजोल्यूशन कब होगा? जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएगा। तो पहला वाला पार्ट तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पूरा मॉलिक्यूल ही प्लानर है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा। यहाँ पे वैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है हमको, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो रेस्टमिक मिक्सचर आएगा नहीं, रिजोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। दूसरा वाला पार्ट में मॉलिक्यूल प्लानर होगा। क्यों प्लानर होगा? क्योंकि एक बेंजीन रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये पूरा पार्ट प्लानर अभी भी। फिर यहाँ पे NO2 वाले पार्ट में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इधर का पार्ट भी प्लानर। सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो सारे एटम्स प्लानर होंगे। इस तरह के केसेस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं को प्लानर मॉलिक्यूल। हाँ बोलो। सर डी प्लेनर होगा? डी वाला पार्ट प्लानर नहीं होगा, यहाँ पे बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लानर नहीं होगा। तो सर ये आंसर हो सकता है डी। देखना पड़ेगा। जैसे प्लानर तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कि हम लोग बेंजीन वाले पार्ट को प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड करने की कोशिश करें तो मे भी हो सकता है। अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो NO2 ये तो ऑप्टिकली सर एक्टिव ये निकल के तो आ रहा है। होगा ऑप्टिकली एक्टिव, कि बाइफिनाइल है। डी ऑप्शन वाले पार्ट में एक तो अगर ऐसा सिचुएशन लेके चले हम लोग, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला पार्ट दे रखा, प्लानर होना ही पड़ेगा इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा।
अगर यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये चारों एटम प्लानर है। बट अगर प्लानर है तो ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है 109 डिग्री पे। अगर वैसा स्ट्रक्चर हो गया तब तो फिर मॉलिक्यूल का प्लेन ही चेंज हो जाएगा। एक मिनट, एक मॉलिक्यूल ऐसा प्लानर है यहाँ पे दोनों बॉन्ड अगर नीचे की तरफ चला गया, होना तो डी भी ऑप्शन चाहिए यार। दोनों मॉलिक्यूल अगर प्लानर है दोनों स्ट्रक्चर में अगर बेंजीन रिंग प्लानर है तो एक ऊपर एक नीचे तो जा नहीं सकता, चांस ही नहीं है। अगर एक बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में दोनों कार्बन प्लानर है तो क्योंकि हम लोगों को 109 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये नीचे जाना पड़ेगा। पॉसिबल तो है, रिपल्शन का फैक्टर होगा बट पॉसिबल तो है। और अगर मॉलिक्यूल प्लानर हो गया नीचे चला गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो कोई सेंस नहीं बनता। Which of the following carboxylic acid could be resolved by reaction enantiomerically pure chiral amine? अगर अमाइन का रिएक्शन कराएंगे तो सर अमाइन में इनेंशियोमेरिज्म कैसे हुआ? अम्ब्रेला फ्लिपिंग नहीं होगा? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्योर कायरल अमाइन बोल रखा है तो उसमें इस तरह का हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे एक मान लो कि अमाइन वाला पार्ट है और यहाँ कार्बन में कायरल सेंटर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मॉलिक्यूल प्लानर होना तो नहीं चाहिए, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड जाने का कोई लॉजिक मेरे हिसाब से तो नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लानर रहेगा ही रहेगा, तो ये चारों एटम्स एक प्लेन में लाई करने ही चाहिए। ये ऊपर नीचे के प्लेन में जा नहीं सकता, चांस नहीं है। यहाँ पे भी sp2 एटम, तो ये चारों एटम भी एक ही प्लेन में होना चाहिए। बट ऐसा बुक टाइप के स्ट्रक्चर में हो सकता है, ऐसा समझ लो। ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये भी प्लानर हो गया, ये भी प्लानर हो गया, दोनों ही प्लानर है। ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अदरवाइज और कोई स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल होना चाहेगा तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर आएगा। और एक ग्रुप ऊपर चला जाए, एक ग्रुप नीचे चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम प्लानर होने चाहिए। ये भी आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन में आंसर डेफिनेटली होना चाहिए। प्लानर होने का कोई सेंस हमको नहीं समझ में आ रहा, प्लानर होने का कोई सेंस निकल के नहीं आएगा। अगर हम लोग रिएक्शन के बाद प्लानरिटी की बात करते हैं तो उसका कोई लॉजिक यहाँ तो दिख नहीं रहा, क्योंकि रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे होने वाला है, तो कोई सेंस तो नहीं है। Which of the following carboxylic acid could be resolved by reaction with an enantiomerically pure chiral amine? ना, डी ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, डी ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि इसमें प्लेनरिटी के हिसाब से अगर आंसर दे रखा होगा तो प्लेनरिटी है नहीं यहाँ पे। कंपाउंड में ये पार्ट चारों एक प्लेन में होगा,
ये भी पार्ट चारों एक प्लेन में होगा, लेकिन ये दोनों आपस में एक प्लेन में नहीं होंगे। मतलब एक प्लेन और दूसरा प्लेन एक दूसरे के कुछ एंगल पे निकल के आएगा। तो अगर ये दोनों एंगल पे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कभी निकल के नहीं आ रहा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना ही चाहिए। मतलब उसको ऐसा समझो कि इस टाइप का बुक स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ गया, बुक वाला स्ट्रक्चर। और बुक वाला स्ट्रक्चर तो है ही। अब जैसे इसको ऐसा समझ लो कि इसे एक बुक का स्ट्रक्चर है, और क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज हम लोग ऐसा बना सकते हैं आराम से। ये हम लोग का मिरर इमेज वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। ये चीज तो आराम से एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, और कोई आंसर इसमें हो नहीं पाएगा। मतलब एक पार्ट दूसरे में कन्वर्ट करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक पार्ट दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनैंशोमेरिक सॉरी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, टाइम दो हमको, इस क्वेश्चन को हम सोच के बताएंगे। तो अच्छा हमको थोड़ा बनाना बहुत था, तो फिर देखना इसको थोड़ा आगे रखना चाहिए था ना, इस ऑप्शन को इतना लास्ट में क्यों रखा है? नहीं ठीक है, उसका तो अब क्या ही अब लॉजिक लेकिन स्टिल मतलब एक ऑप्शन इसमें हो सकता है कि जो हम नहीं सोचना चाह रहे। जैसे साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में मान लो कि शुरुआत में ऐसा प्लेन है, फिर बाद में उसका प्लेन नीचे कर दे, तो ये प्लेन ऊपर नीचे होना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मतलब बॉन्ड वाला पार्ट रोटेट होना पॉसिबल है। तो स्ट्रेन आएगा बीच में, बट जब हम लोग एक साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट को दूसरे साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो बीच में हम लोग एंगल स्ट्रेन आता है। तो ये चीज पॉसिबल है कि एक बार NO2 वाला प्लेन ऐसा है और COH वाला पार्ट ऐसा है, फिर दूसरे वाले केस में COH वाला पार्ट ऊपर की जगह पे नीचे चला गया, तो बीच में एंगल स्ट्रेन आएगा। बट इसको इस तरीके से समझो कि अमाइन इन्वर्जन का लॉजिक चल रहा है। जैसे ये दोनों इनैंशोमर्स हैं बट आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्टिबल नहीं है बट आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। तो अगर ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड वाला पार्ट यार, लेकिन ऐसा अगर लॉजिक हम लोग अप्लाई करें तो फिर ये भी इंटर कन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, सोचने दो हमको, सवाल को ढंग से सोच लेंगे। ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों को ढंग से रिलेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ लॉजिक है हमको देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस तरह का। अगर कहीं कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो हम ज्यादा बेटर तरीके से आंसर बता पाएंगे। बट अभी के लिए हमको लगता है कि आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। आंसर गलत दे रखा है। और जो चीज हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ फ्लिपिंग होगा, फिर तो चलो ठीक है, वो अलग लेवल का सवाल है। और कोई डाउट? सब लास्ट क्लास में 49 एक के अलावा क्वेश्चन दिए थे। लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन दिए थे। अच्छा हाँ, डिस्कशन में ही सारा टाइम निकलेगा। ओके, अच्छा हाँ, ये सवाल दिए थे ना, बोले थे कि इसमें सोच के आना है कि क्या क्या रहेगा। 2 और मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा तो उस केस में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसमें हम आंसर बता दिए थे। टोटल यूनिक पॉसिबिलिटी 7 है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव और इनएंशोमेरिक पेयर कितना होगा ये बताना है। अद्वय, ज्योत्सना सोच करके आए हैं? तो सोचे नहीं बना। अच्छा, ज्योत्सना नहीं बनाया सर। okay, चलो ठीक है, तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा है। अरविंद, क्या लिख रहा है ये? 3 2 4 3। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा? 2 4 3। 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएंशोमेरिक पेयर 2।
ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव तो आइदर 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि जब भी कभी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा तो इनैंशियोमेरिक पेयर के फॉर्म में आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है 2 4 6 के अलावा, हमेशा इवन नंबर होना है। बट कॉन्फ़िगरेशन लिख करके पता करना था कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक चीज सोचना होगा यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज सोचे कि इन कंपाउंड्स में तो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। लिख के नहीं हो पा था, तो फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके किए हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख के हो सकता है अगर ढंग से सोचेगा तो। जैसे चारों पे आर कॉन्फ़िगरेशन है और चारों सेम टाइप का एटम दे रखा है, तो इसके इसमें किसी एक पे एस कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं, किसी भी एक पे एस, तो कहीं पे भी एस डालो तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ एस डालो, ऊपर एस डालो, लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, वो घुमा फिरा करके एक ही टाइप का आ जाएगा। फिर 2 जगह एस डाल सकते हैं, बट 2 जगह जब एस डालेंगे तो हम लोग के पास स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ ऐसा आ सकता है, क्योंकि डायगोनली ये एटम अपोजिट। और ये एटम नहीं, केवल डायगोनली अपोजिट नहीं, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर ढंग से देखो तो ये दोनों जो एटम्स है, ये दोनों एटम जस्ट एडजेसेंट वाला है, जबकि इधर का दोनों एटम अगर हम लोग काउंट करेंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इस केस में बगल वाले एटम्स पे एसएस कॉन्फ़िगरेशन और बगल वाले के ऊपर एसएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बीच में कार्बन को अगर लेके चले तब एसएस कॉन्फ़िगरेशन। तो एसएस कॉन्फ़िगरेशन और डायगोनली अपोजिट एसएस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आएगा इसमें। फिर उसके बाद किसी एक में आर कॉन्फ़िगरेशन, सब में एस कॉन्फ़िगरेशन, और सब में ये चीज, ये टोटल 7 पॉसिबिलिटीज निकल के आने का है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है अगर ये बात करें तो पहला ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है हमको। क्यों? क्योंकि कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों में से कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब पहला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके अलावा दूसरे को कंसिडर करें तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको नहीं दिख रहा, क्योंकि ऊपर आर के नीचे आर दिख रहा है, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट एक तरफ नहीं है। इधर भी देखेंगे तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नीचे केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई भी पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज तो होगा, तो आर 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 का मिरर इमेज एस 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 है, ये चीज दिख रहा। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 7 वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है और इनैंशियोमर्स निकल के आएगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव मेंशन कर देता है। स्ट्रक्चर नंबर 2 वाला पार्ट आर 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 एस, मिरर इमेज वाला पार्ट एस 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 आर टाइप का होना चाहिए। तो इस केस में 2 वाला पार्ट और 6 वाला पार्ट, इस चीज को हम लोग इनैंशियोमर बोल सकते हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एस एस आर आर, यहाँ मिरर इमेज दिख रहा, एस एस आर आर यहाँ मिरर इमेज दिख रहा, एस आर आर एस यहाँ मिरर इमेज भी दिख रहा, यहाँ भी मिरर इमेज दिख रहा। तो तीनों पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो तीनों पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो कंपाउंड में 4 ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट आ रहा, और उसके अलावा हम लोगों को 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट मिलेगा। और अगर 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट है, तो आराम से 2 इनैंशियोमेरिक पेयर कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बना के भी काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताया था। अगर इस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स बनाना शुरू करो तो पहले चारों ब्रोमीन एक साइड, फिर एक ब्रोमीन को एक साइड लेके गए, फिर 2 को अपोजिट लेकर के गए, तो जब 2 को लेके जाएंगे तो बगल वाले दोनों नीचे साइड गए, या फिर ये दोनों नीचे साइड गए, या फिर डायगोनली अपोजिट वाला पार्ट नीचे साइड गया, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3 को नीचे लेके गए, एक को ऊपर लेके गए, दोनों मिरर इमेज ही निकल के आना है। तो होगा क्या एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते वक्त, चारों एक साइड एक स्ट्रक्चर, एक को अपोजिट साइड लेके गए दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, फिर जब 2 को अपोजिट लेके जाएंगे तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी आएगा। बट जब मिरर इमेजेस बनाएंगे तो पहले में जब चारों ऊपर था और चारों नीचे चला गया तो उसमें एक मिरर इमेज निकल के आने वाला है, वो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा बेसिकली, चारों ऊपर चारों नीचे। जैसे अगर मान लो ऐसा लेके चलते हैं, ये सब सोचने की बात है, ये सब मतलब ये ऐसा एक्सरसाइज है जो तुमको करना चाहिए, मतलब फन के लिए करना चाहिए, मेरे हिसाब से फन के लिए करना चाहिए। जैसे ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, तो इस केस में अगर ये हम लोग स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसमें दोनों तरफ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब अगर मान लो कि हम लोग यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन लेके चले, एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि यहाँ इस कैरल सेंटर का आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो नीचे का मिरर इमेज है, मतलब एस होगा,
सामने भी मिरर इमेज है मतलब S होगा, और S का फिर मिरर इमेज नीचे है मतलब R, तो R S S R इसका स्ट्रक्चर बन के आ गया। फिर एक एटम को नीचे लेके चले जाते हैं, केवल एक एटम को। तो इस केस में जब एक एटम को नीचे लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। इधर साइड से ग्रुप को दोनों को सॉलिड पर रख देते हैं, इधर एक को डैश पे लेके चले जाते हैं। तो इसको डैश पे लेके जाओ या फिर हम लोग ऊपर वाले पार्ट को डैश पे लेके चले जाएं, या फिर हम लोग इधर वाले पार्ट को डैश पे लेकर के चले जाएं, या फिर ऊपर वाले पार्ट को डैश पे लेके चले जाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सारा का सारा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम टाइप का रहेगा, क्योंकि हम लोगों को बस एक ग्रुप को नीचे ले जाना है। अब एक चीज सोच के देखो, अगर मान के चलते हैं कि यहाँ आर कन्फिग्रेशन है, तो नीचे वाले पार्ट पे क्या कन्फिग्रेशन होना चाहिए? S एस। अगर इस कायरल सेंटर पे आर है तो नीचे वाले पे कन्फिग्रेशन क्या होगा? एस की आर। इसको हम और नीचे कर लेते हैं। सोच समझ के बताओ। स्ट्रक्चर को और हम बड़ा कर देते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के पॉसिबिलिटी में अगर बात कर रहे हैं तो केवल उसी के हिसाब से लेकर चल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, हम दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोई भी एक ग्रुप को हमको डैश पे डालना है, किसी भी एक ग्रुप को डैश पे डालना है। मतलब एक ग्रुप को नीचे लेके चले गए, बाकी सबको ऊपर साइड रखा। 3 को ऊपर रखो, 1 को नीचे, या 3 को नीचे रखो, 1 को ऊपर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सेम है, बट हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सेम सिनेरियो ना हो। खैर, अगर मान लो जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसमें अगर ऊपर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो नीचे वाले पार्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? नीचे वाले कैरल सेंटर पे S क्योंकि यहाँ मिरर इमेज दिख रहा है तो आराम से एस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इधर साइड की बात करें तो यहाँ मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे वापस से मिरर इमेज वाला पार्ट है, तो अगर हम लोग नहीं, मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में, जैसे यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, यार इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? उल्टा बोल रहे हैं क्या? सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे डैश वाला पार्ट है, यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो नीचे वाले पार्ट में मिरर इमेज नहीं है, ऊपर डैश से नीचे सॉलिड है, तो नीचे वाले पार्ट में आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। उल्टा बोल दिया। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ डैश वाला पार्ट है, यहाँ सॉलिड वाला पार्ट, इधर भी मिरर इमेज नहीं है, इधर R तो अगर ऊपर मिरर और इमेज नीचे S होगा। तो यहाँ पे भी आर होगा, और यहाँ मिरर इमेज है, इसका मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस केस में 3 ग्रुप जब हम लोग ऊपर रखे और एक ग्रुप नीचे रखे, तो आर 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 एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम लोग 3 ग्रुप को नीचे रख दे और एक ग्रुप को ऊपर रख दे, तो देख के एक बार को ये लगेगा कि ये दोनों तो सेम है, बट एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है। जैसे इसको ऐसा हम रख देते हैं, ये वाला पार्ट डैश्ड पे, ये वाला पार्ट डैश्ड पे, ये वाला पार्ट डैश्ड पे, और इधर वाले पार्ट को सॉलिड पे डाल देते हैं, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आने वाला है। नहीं सॉरी, ये नहीं मिरर इमेज आएगा, ऐसा कर देते हैं, उल्टा ही कर देते हैं। ये वाला पार्ट डैश्ड पे, ये वाला पार्ट डैश्ड पे, इधर वाले पार्ट को सॉलिड पर डाल देते हैं, और ये वाला पार्ट डैश्ड पे। तो एक कंपाउंड ऊपर रखो, एक कंपाउंड जस्ट नीचे रखो, ऐसा एक दूसरे के ऊपर नीचे, और बीच में मिरर रखो। तो जो कंपाउंड ऊपर है, इसमें अगर ग्रुप सॉलिड 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 पे जा रहा, तो मिरर इमेज में नीचे 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 जाना शुरू करेगा। जो हम लोग उस दिन ये लोग कुछ टर्म यूज किया था ना, क्या वर्ड यूज किया था? क्या बोल रहे थे यार वर्ड? पानी में जो देखते हैं, वाटर इमेज। तो जो वाटर इमेज वाला पार्ट है, उस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट है, इसका वाटर इमेज अगर निकाले, तो जो ग्रुप सॉलिड पे है उसका वाटर इमेज डैश्ड पे जाता दिखेगा, और जो ग्रुप डैश्ड पे उसका वाटर इमेज सॉलिड पे जाता दिखेगा। तो इस केस में पहला चीज तो ये कि यहाँ पे अगर हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन है, उसका मिरर इमेज इधर है, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। एस का मिरर इमेज यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। एस का मिरर इमेज यहाँ भी नहीं है, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम लोग का कवर हो गया, ये पार्ट कवर हो गया, और ये पार्ट कवर हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 2 ग्रुप को सेम साइड में रखने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग चारों को एक तरफ रखे थे, फिर एक को अपोजिट साइड रखे। तो उस केस में अपोजिट में ऊपर रखा या नीचे रखा, सेम सिनेरियो है।
बट क्योंकि ऊपर और नीचे रखने पे यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर आ सकता है, तो ऊपर रखा उसका मिरर इमेज लिया, नीचे रखा तो ये दो अलग अलग आइसोमर्स निकल के आए। तो पहले वाले का मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम रहेगा। पहले वाले में आर एस एस आर, जब इसको हम लोग नीचे रखेंगे तो उसको घुमा दो तो सारे के सारे ब्रोमीन एटम ऊपर आ जा रहे हैं, तो मिरर इमेज का कोई सेंस नहीं है, तो ये वाले पार्ट को छोड़ दिया। दो को जब हम लोग नीचे रख रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी, जब दो ग्रुप वाला पार्ट हम लोग को नीचे के डायरेक्शन में जाना है, मतलब दो को अपोजिट, दो को एक साइड रख रहे हैं, तब उस केस में एक सिनेरियो ये निकल के आ रहा कि हम लोग जस्ट बगल वाले पार्ट को सॉलिड पे रख रहे हैं और बाकी बगल वाले पार्ट को डैश पे रख रहे हैं। देखिए ये सिनेरियो है। या फिर हम लोग दूसरा सिनेरियो ये लेकर के चल सकते हैं कि बगल वाले पार्ट को डैश पे और सॉलिड पे नहीं रख रहे हैं, एक को सॉलिड पे रख रहे हैं, बगल वाले पार्ट को डैश पे रख रहे हैं, और दूसरे वाले साइड में भी ऐसा कर देते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सेम साइड वाले ग्रुप है इन दोनों को सॉलिड पे रखा, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा डायगोनली अपोजिट वाले पार्ट को सेम साइड में रखा। सॉलिड पे रखा तो डायगोनली अपोजिट, सॉलिड पे डैश वाले पार्ट को डैश पे डाल दिया। मान लेते हैं फिर से यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन है, असम्पशन लेके चल रहा है आर कॉन्फ़िगरेशन, तो आर के सामने यहाँ डैश पे ही नीचे वाला ग्रुप है, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट आर के सामने यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का मिरर इमेज नहीं है, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन, और एस के सामने यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का मिरर इमेज नहीं है, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज है तो आर के सामने एस निकल के आना चाहिए था, तो ये हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर आर एस एस। दूसरा, यहाँ पे अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है, इधर मिरर इमेज है मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन, नीचे मिरर इमेज नहीं है मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा मानना नहीं पड़ेगा, थोड़ा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। एक चीज देखो यहाँ पे, मान लो ये दो कंपाउंड है, तो इन दो कंपाउंड में अगर यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट मिरर इमेज है, तो इस केस में आर के सामने मिरर इमेज मतलब यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन मानना पड़ेगा। हम लोग पहले वाले से अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप का आएगा। तो अगर हम लोग कंपाउंड में यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन मान के चल रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग दूसरे वाले पार्ट में माने थे कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ आर आया, ये पार्ट मिरर इमेज दिख रहा है हमको, तो इस केस में आर के सामने एस निकल के आएगा। एस के सामने यहाँ ग्रुप वाला पार्ट सेम टाइप का दिख रहा है, मतलब एस है, नीचे वाले पार्ट में हम लोग ग्रुप वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे मिरर इमेज दिख रहा है मतलब आर है, नीचे वाले पार्ट में मिरर इमेज नहीं दिख रहा, इसका मतलब आर है, यहाँ वाले पार्ट में मिरर इमेज क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, ऊपर एस है, नीचे वाले पार्ट में मिरर इमेज नहीं दिख रहा मतलब एस है, यहाँ मिरर इमेज दिख रहा मतलब आर है। तो एक ये पॉसिबिलिटी कि आर आर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में एक कार्बन है और यहाँ वाले पार्ट में आर आर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में कार्बन नहीं है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि जो एटम्स पे आर आर कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल बगल में है और दूसरे एक कार्बन के डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद हम लोग ये पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ग्रुप डैश्ड पे था, यहाँ पे भी ग्रुप डैश्ड पे था, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन अगर माने हैं तो इधर भी आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। सामने वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं है मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए, यहाँ वाला पार्ट भी मिरर इमेज नहीं है मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए। तो चारों पे आर कॉन्फ़िगरेशन एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। बट फिर अगर ये पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज वाला पार्ट हम लोग जस्ट उल्टा इमेज बना दिए। ऑल्दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ऐसा नहीं आएगा, ऐसा चीज निकल के आने वाला है, ये एक चीज। तो इस केस में हम लोग का यहाँ पे जब जैसे यहाँ वाले पार्ट में अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है डैश्ड पे जाने पे, तो सॉलिड पे जाने पे एस कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहाँ एस है तो नीचे वाले पार्ट में हम लोग को एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस दिखाई देगा, ये दोनों हम लोग का एनैचोमेरिक पेयर होगा। यहाँ वाले पार्ट में मिरर इमेज है तो इसका काउंटर पार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, घुमाने से सेम ही हो जाएगा। यहाँ वाले पार्ट में भी मिरर इमेज है, काउंटर पार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये एक तरीका है स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करने का, बट स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करना बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, तो इस केस में ऐसा ड्राइंग करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 7 टोटल आइसोमर जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव 4, इनैचोमेरिक पेयर 2 और 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोल सकते हैं। समझ आया सवाल? यस सर। सवाल तो समझ में आया होगा, मजेदार सवाल है, ड्राइंग करके एक बार देखना है। जैसे इस तरह का एक सवाल शायद हमको जहां तक ध्यान है एमएस में दे रखा है, आज पढ़ा पाएंगे क्या, नहीं 8 तो बज ही गया है। एक सवाल दे रखा है इसमें, चलो और भी इसमें कुछ कुछ होमवर्क दे देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। कुछ कुछ होमवर्क तो अच्छा और आगे तक भी तो दिया ही था।
यहाँ तक शायद से दिया था जहां तक हमको ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 65 तक दिया था। पहले हम उस सवाल की बात कर रहे हैं, हमको कहीं बहुत पहले दिखा था ऐसा सवाल एमएस चौहान में। हमको मतलब ये कैरल सेंटर वाला जो सवाल थे तो उसमें शायद आईएएस के एग्जाम हम देखे थे, और एमएस चौहान में ये सवाल तो नहीं था बट इसी पैटर्न पे एक सवाल दे रखा था। तो वही 2-3 सवाल है जो हम लोग काउंटिंग करके आंसर बनाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस सवाल की बात कर रहे हैं, इस तरह का सवाल। इस तरह के केस में भी जैसे खैर यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला, बट अदरवाइज ऐसा सोचो, यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन दे रखा है तो ऐसा नहीं, बट स्टिल जैसे यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का एक मिरर इमेज हो सकता है, यहाँ वाले पार्ट में एक मिरर इमेज हो सकता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन और क्लोरीन दे रखा होता तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ सकता है। इसमें भी हम लोग काउंटिंग करके काम नहीं करेंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना है। इनफैक्ट वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। सवाल इसी में कहीं देखे थे, ये सवाल है शायद ना, ये भी सवाल नहीं है। देखे तो है यार हम सवाल कहीं एमएस चौहान में जहां तक हमको ध्यान है, बट दिख रहा नहीं है। बहुत पहले हम सवाल देखे तो हो सकता है कि यहाँ नहीं देखा हूँ, कहीं और देखा हूँ तो कंफ्यूज कर रहा हूँ। है सवाल उसी पैटर्न का, मतलब जो सवाल उसमें दे रखा था एग्जैक्टली सेम ही सब्जेक्टिव में पैटर्न नहीं का था सवाल है। याद नहीं यार, हम देखे तो हैं कहीं पे सवाल, बट हमको ध्यान नहीं है। हम एमएस चौहान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं कराते हैं स्टूडेंट लोगों को। इतना डरावना सवाल देख के सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, बचपन में ही सब मौत के मुंह में चला जाएगा। इस तरह के मॉलिक्यूल जैसे कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो तो उन सब केसेस में ये सब मॉलिक्यूल्स दे रखे होते हैं। नॉर्मली ये सब बुक्स में नहीं मिलता है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम का आंसर बता रही क्वेश्चन है, आंसर ये शायद से नहीं, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसी टाइप का एक सवाल था, सेम पैटर्न का सवाल है जो हम ऊपर दिखाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये डबल बॉन्ड वाले पार्ट में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट में था। मतलब उसमें 4 कायरल सेंटर दिखेगा तुमको, 4 कायरल सेंटर में सिमिलर टाइप से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। सेम सवाल, मतलब हो सकता है मैं चौहान में ना देखे हो, फिर डीके सिंह बुक में देखे होंगे। कोई हमसे डाउट पूछा था बहुत पहले का, शायद हमको जहां तक ध्यान है, कोई डाउट पूछा था, सेम पैटर्न का सवाल है। तो जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके एग्जैक्टली सेम पैटर्न वहां पे रिपीट होगा। है सवाल सिमिलर टाइप का जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट उसमें दिखाए थे, बट इसमें वो सवाल नहीं है। हो सकता है कोई और बुक में पूछा हो, कोई हमको लगा ये एमएस चौहान का ही सवाल है। चलो खैर, होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा सवाल दिख रहा है 67। बुक देंगे, क्या बोल रहे हैं? बुकलेट से देंगे होमवर्क? बुकलेट में तो आज कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बुकलेट होमवर्क ही नहीं दे पाएंगे। ये एक चीज देखना, क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व मत करना, क्वेश्चन नंबर 68 देखना। साइक्लोहेक्सेन का ये सब कन्फर्मर है। एक चीज को हम लोग बोर्ड फॉर्म बोलते हैं, एक को चेयर फॉर्म बोलते हैं, बस देखने के लिए सवाल देख लेना।
हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे अपने क्लास में। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे जो हम लोग नाव बनाया करते हैं कागज से, समझना है कि उस नाव का जो दोनों एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट को एक को लेफ्ट लेके चले गए, एक को राइट लेके चले गए, मतलब एक को अगर हम लेफ्ट लेके जा रहे हैं, एक को राइट लेके जा रहे हैं, तो इस तरह के पार्ट को ट्विस्टेड बोर्ड बोलेंगे। जो बोर्ड है हम लोग का, वो बोर्ड वाला पार्ट एकदम बिल्कुल मतलब सिमेट्रिकल बोर्ड के स्ट्रक्चर में नहीं रह गया, ये चीज है, ये जो ऊपर बोर्ड वाला स्ट्रक्चर है। इसमें एक को अगर सॉलिड की तरफ ला रहे हैं, तो एक को हम लोग डैश की तरफ लेके चले जा रहे हैं, तो इसको ट्विस्टेड बोर्ड बोलेंगे। होगा क्या कि जब एक को हम लोग मतलब ऐसा स्ट्रक्चर सामने सामने दिख रहा है, एक को हम लोग एक साइड में ले जाएंगे और दूसरे वाले पार्ट को दूसरे साइड में, तो उसके वजह से होगा क्या कि जो बाकी ये बॉन्ड्स है, ये पार्ट, ये अलग अलग ओरिएंटेशन में जाएंगे। जैसे इसको अगर पीछे ले गए तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा, और इसको अगर आगे लाएंगे तो ये नीचे जाने की टेंडेंसी में होगा, तो बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा ये चीज। और पीछे वाला बॉन्ड में जस्ट उल्टा स्ट्रक्चर आएगा जो यहाँ दे रखा है। इन स्ट्रक्चर्स को बस देखना, सवाल सॉल्व मत करना, बस देखने के लिए एक बार देख लेना, मजेदार चीज है। फिर सर क्वेश्चन नंबर सी में थोड़ा 69 है। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वहां पे एक सी में सीधा थोड़ा लाइन नहीं दिया। मतलब बोल सकते हैं काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ सीधा लाइन होना चाहिए, बट वो समझाने के लिए थोड़ा है, सीधा लाइन बनाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए शायद ऐसा हो रखा होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ये वैसे किया क्या है ना, हाँ नहीं मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, थोड़ा सा है। वही सर यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहां पे दो लाइंस ऐसा, इंटरसेक्ट करेगा तो एक कार्बन होना चाहिए। हाँ यहाँ पे ऐसा बॉन्ड टाइप का होना चाहिए था, तो ज्यादा बेटर होता। क्वेश्चन नंबर 69, ये कहाँ पे दवाई यूज किया जाता है, मालूम है किसी को? आइबुप्रोफेन। सुनना है शायद। सुने तो हम भी हैं सर, कहाँ यूज किया जाता है ये बताइए। सर हेडेक में लगाया जाता होगा, उसमें लिखा है ऊपर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज। नहीं, हेडेक में तो नहीं लगाया जाता है आइबुप्रोफेन। हमको जहाँ तक ध्यान है कि बहुत ज्यादा जब पेन होता है ना, तब ये चीज यूज किया जाता है, जैसे होता है कि गोली वोली लग गया वहां पे, जहाँ पे क्या, जब इन्फ्लेमेशन होता है तब यूज करता है। हाँ इन्फ्लेमेशन होता है तब यूज करते हैं हम लोग, तो मतलब एकदम से जब पेन आता है तो उसमें मतलब एक सिरिंज टाइप का होता है, उसको ऐसा जोर से मारा जाता है वहां पे, जैसे बॉडी में उस पार्ट में जाता है, तो जैसे चेस्ट पेन वगैरह सब होता है ना शायद से, जो तुम्हारा हार्ट अटैक से पहले चेस्ट पेन होता है, शायद वहां पे यूज किया जाता है, जहां तक हमको ध्यान आ रहा है। ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ये तुम लोगों को तो नहीं, बट ज्योत्सना को एकदम प्रॉपरली याद करना पड़ेगा। तुम लोगों को भी कुछ कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज याद करने पड़ेंगे दवाई के नाम। क्लास 12 का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें एंटीबायोटिक्स के नाम, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस के नाम, फिर ये तुम्हारे एनाल्जेसिक्स के नाम, इन सब कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम, कुछ कुछ दवाई के नाम, जैसे पैरासीटामोल है तो कौन से कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। फिर क्लोरोफॉर्म जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेहोश होने पे क्या वर्ड यूज करते हैं दवाई के लिए? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक, तो एनेस्थेटिक के नाम कुछ कुछ नाम से याद रखना पड़ेंगे। बहुत बोरिंग काम है बट याद रखना पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग डिपिक्ट द सेम, 70 नंबर ट्राई कर सकते हैं, 69, 70, फिर उसके बाद 71, 72, 73, 74, ये सब आसान आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको। 73, 74, 77 ट्राई कर लेना, इसमें एक वर्ड दे रखा है एपीमर। एपीमर वर्ड तुम्हारे काम का नहीं है, ये चीज हम लोग जो तुम्हारे बुकलेट में एक सवाल दे रखा था, अगर तुमको याद हो तो, ये जो सवाल था, बोले थे कि बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर, इस तरह का सवाल आता है, OH। तो उसमें जैसे ये जो OH वाला पार्ट है, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो अगर ये OH वाला पार्ट ऊपर की जगह नीचे चला गया तो उसको एपीमर बोला करते हैं हम लोग। मतलब यहाँ जो कार्बन के ऊपर OH है, ऊपर या नीचे जा सकता है, जब ऊपर गया और जो नीचे गया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में एपीमर्स कहलाते हैं। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो वहाँ पे इस तरह का वर्ड आता है। पर ठीक है, अभी के लिए उसको इग्नोर मारना, उस वर्ड को, उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78,
79। नन ऑफ दिस डाल देना चाहिए था, इतना भारी वर्ड क्यों डाला? नहीं ठीक है, रिवीजन के पर्पस में सब वर्ड थोड़ा काम का होता है। मतलब जैसे है ना कि मान लो कि ऐसा वर्ड आया, अब होता क्या नहीं मालूम, तो ऐसा वर्ड का सर्च करते करके कुछ कुछ सीख लिया। ये सब वर्ड इसीलिए डाले जाते हैं। मतलब हम अभी क्लास में तुम पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे, बताने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन हम सजेशन देंगे कि इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं मिलते हैं तो कभी होता है ना कि कभी कोई एक वर्ड मिल गया इंटरेस्टिंगली, उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं तो हमेशा के लिए याद रहता है। जानबूझ के ऐसे सवाल में क्वेश्चंस मतलब ऐसे ऑप्शंस डालने चाहिए, क्योंकि मतलब ये वर्ड ऐसे हैं जो ध्यान ही में नहीं रहता। तो अगर हम लोग इंटरेस्टिंगली उस वर्ड को का डेफिनेशन ढूंढेंगे कि क्या होता है, तो वो याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, तो इसलिए ज्यादा बेटर है। तो ढूंढ करके किया करना। जब भी ऐसा कुछ नया यूनिक वर्ड आता है तो बुक्स में रेफर करके देखना, गूगल मत करना, बुक्स में रेफर करके देखना कि ऐसा वर्ड कहाँ है। तो बुक्स में जैसे पीछे ग्लॉसरी होता है, वो भी एक तरीके का गूगल ही है, बट उसको जब पढ़ेंगे तो रिलेटेड 4-5 चीजें और भी पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत मजा आएगा। Which is the following is a major compound? 81, 82। अब 82 वगैरह सब सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं। 83, 84, 85, 86, 88, ये भी एक चीज को बस डायग्राम को देखना, डायग्राम में क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं तुमको, तो उसका डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक बार डायग्राम के डिफरेंसेस को देखना है क्वेश्चन नंबर 90 में। ये दोनों डायग्राम में क्या क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इस चीज का डिस्कशन आगे आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी दे रखा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डायग्राम का डिफरेंसेस देखना। क्वेश्चन नंबर 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 120 तक जो भी क्वेश्चन होगा होमवर्क दे देते हैं आज। 112, 113, 114, 16, 17, 18, 19, सारा ही क्वेश्चन होमवर्क हो गया भैया। 120, ज्यादा क्वेश्चन रहना चाहिए कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म का, हम लोग को होमवर्क का मिलता। एक कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म बहुत छोटा टॉपिक है, 2 दिन का भी टॉपिक नहीं है, उसका ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। और ज्यादा क्वेश्चन आज तुमको कम होमवर्क मिलेगा, कल जैसे ही कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म खत्म होगा तब तो ज्यादा होमवर्क मिल ही जाता ना, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो, इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना। और अगर तुमको ही बनाना होगा तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज बुकलेट का होमवर्क नहीं है तो बनाना है तो आराम से बना सकते हैं। मतलब लोड लेके मत बनाना, तुमको अगर सॉल्व करना है तो करो, इंटरेस्टिंगली सॉल्व करो। बट अदरवाइज हम सजेशन देंगे केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा रुक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स फिजिक्स का पार्ट आराम से सॉल्व करो। केमिस्ट्री का बेसिक सीख लो, क्वेश्चन स्पेशली जैसे
फिजिकल केमिस्ट्री अगर होगा तो तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जितना होमवर्क देंगे क्वेश्चन, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री हम बुकलेट के अलावा भी कुछ नहीं करा रहे हैं। फिर सेकंड राउंड में हम लोग बाकी असाइनमेंट देंगे। कुछ असाइनमेंट्स अरविंद लोगों को दे रहे हैं, वो तुम लोग को अभी नहीं देंगे। जब तुम लोग का जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा तो रिवीजन के नाम पे असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है कि एक बार सीखने की चीज है। जैसे हम अपने टाइम पे ऐसा पढ़े थे कि हम पहले पूरा पढ़ लिए और पढ़ने के बाद फिर एक ही बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। तो उस टाइम पे बस ये था कि हम जो बुक का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन था उन सब चीजों को सॉल्व करते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होता जा रहा था। तो हमको कभी दोबारा जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो दिक्कत नहीं आया। तो बुकलेट के क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंगली अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो करते चले गए। तो जब सेकंड राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिवीजन नहीं होगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बट पहला प्रायोरिटी तुम्हारा अभी एनटीएससी का एग्जाम है, तो एक महीने वो सजेशन देंगे कि थोड़ा इधर की चीजों को थोड़ा कम करो, 50% करो, जितना होमवर्क दे रहे हैं उसमें बुकलेट के क्वेश्चंस कर लो और बाकी क्वेश्चन को थोड़ा कम करके। ज्यादा बेटर है कि तुम 11-12 के सॉरी 9-10 के टॉपिक्स को डील कर लो, तो ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा तुमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एक मिनट का क्वेश्चन होगा। साइंस क्या बोल रहा है? 9 का साइंस कर रहा है अभी। 9 का साइंस तो हाँ मतलब ठीक है, 9 के साइंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट है, वो तो कर ही रखा है तुम, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। बट फिर भी एक बार देख लो कि 9-10 का जो एनटीएससी का जो बुक है ना, उन बुक्स को उठा के उनके सारे क्वेश्चन देख लेना। स्पेशली सजेशन देंगे एसएसटी को लेकर के। एसएसटी की चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, भले तुमको पसंद नहीं हो, बायोलॉजी पसंद नहीं हो, बट याद तो करना पड़ेगा ना। तो एक महीना मतलब ये सोचो कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमको याद करना है, तो उसको सॉल्व करना ही करना होगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके उसके थ्रू याद करने की कोशिश करो। बाकी सजेशन लेकर के देखो तुम्हारे सीनियर लोगों से, अरविंद से बात करना कि ये क्या किया ताकि इसका मार्क्स आया। और ज्योत्सना से तुम ये बात करने के क्या क्या से बोला छोटा भीम देखे हुआ। छोटा भीम देख देख के हुआ। हाँ तो ठीक है, हो सकता है छोटा भीम उसको एनर्जी देता हो सकता है। बट तुम देख लेना कि तुम्हारा छोटा भीम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत नालायक है अरविंद। तो पूछ लेना इन लोगों से कि ये लोग स्पीड वगैरह कैसे मेंटेन किए थे, क्योंकि स्पीड थोड़ा चाहिए होगा। नॉलेज अलग चीज होता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ स्पीड चाहिए होगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। और सर क्वेश्चन भी सर वैसा वैसा ही रहता है कि बन जाएगा 1 मिनट में? हाँ नहीं, क्वेश्चन वैसा ही रहता है कि बन जाएगा, लेकिन फिर भी स्टिल मतलब क्वेश्चन उस तरह का प्रैक्टिस कर रखेंगे तो ही बन पाएगा। जैसे नीट के एग्जाम के जैसा है कि नीट का क्वेश्चन बनने लायक 1 ही मिनट का होता है, बट अगर क्वेश्चन देख रखेंगे वैसा और क्वेश्चन वैसा प्रैक्टिस कर रखे होंगे 2-3-4 बार, तो फिर 1-1 मिनट में बनेगा। अदरवाइज वही क्वेश्चन लोगों से नहीं बनते 1-1 मिनट में। जैसे इस साल एक स्टूडेंट है सृष्टि करके, तो सृष्टि भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मतलब उसको पढ़ा रखे हम। कोई भी सवाल क्लास में पूछो तो उससे जवाब मिलता ही था। मतलब वो बहुत पेशेंटली क्वेश्चन सॉल्व करती है, मतलब धीरे धीरे अपना आराम से सॉल्व करती है। बट दिक्कत क्या है कि उसका वो पेशेंटली क्वेश्चन सॉल्व करना उस एग्जाम के नेचर के लिए अच्छा नहीं है, दिक्कत ये है। और पेपर अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसका वही स्कोर 596 बहुत अच्छा हो जाएगा। बट जैसा पेपर पिछले 2 साल से आ रहा है, यानी कि एकदम घटिया टाइप का पेपर, एकदम सिंपल टाइप का पेपर आ रहा है, तो उसमें स्पीड बहुत मैटर कर रहा है। एक्यूरेसी अपने आप है उसमें, क्योंकि सवाल ही बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो उसमें स्पीड बहुत मैटर कर रहा है। और जो जो सीरियस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग का हैबिट हो जाता है कि आराम से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो लोग के लिए वो डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। ये दिक्कत जितना कोई फील होता है, मतलब इसके पास नॉलेज सारा कुछ है, अगर इससे हम कोई भी जवाब पूछेंगे तो इसको आइडिया है कि ये चीज क्या होता है, लेकिन उस चीज को तुरंत सॉल्व करके आंसर में पुटअप करना, वो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सुकून से सोच के कि कहीं पे हम गलती ना करें, किसी भी स्टेप में गलती नहीं करें, तो उस चीज को इसको बहुत बार प्रैक्टिस करके बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मेंटल एबिलिटी का सवाल है तो उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। 1 महीना मतलब 1 महीना कितना तारीख हो गया, 5 तारीख, हाँ ठीक है, 1 महीने 10 दिन के राउंड है, कम ही इनफैक्ट, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। पहला एग्जाम तुम लोग के सर लिए वही एनटीएससी की मेंटल जरूरी है। एबिलिटी में ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। हाँ बिल्कुल, फिर हम लोग फिजिक्स एक्सपेक्ट कर रहे केमिस्ट्री हैं कि मैथ्स रिजल्ट तो बहुत हल्का रहता है, बहुत हल्का। बहुत हल्का रहेगा, तो बन सीआरटी जाएगा। सीआरटी ऊपर से लेवल जिस का तरह, है। हाँ जिस तरह के कई लोग पढ़ रखा है तो इन लोग का ऐसे ही है, और भी इन लोग को बच्चा मुझे टाइप लगेगा सेकंड उसे। वाला हार्ड होता थोड़ा। सेकंड मतलब ये स्टेज 2 की बात कर रहा है। यस सर। स्टेज 2 भी हार्ड नहीं लगेगा तुम लोग को, मतलब 11 जैसे 12 इन की लोग को चीजें हार्ड पढ़ नहीं लिया लगेगा, 11 का तो है बहुत सारी चीज। हाँ उसमें है, स्टेज 2 में है। लेकिन सब बट टॉपिक्स कवर हो पढ़ चुका लिया है है। तुम लोग, वो पढ़ चुका है तुम लोग सारा कुछ, तो इसलिए कोई भी तुम लोग को हार्ड नहीं लगने वाला है। तो इसलिए तुम लोग के लिए तो इजी होगा, ये चीज आसान होगा, आराम से क्लियर कर सकते हैं।
तो इसलिए ट्राई करना, मतलब ठीक है 1 महीना भी, जैसे तुम लोगों के पास 3 साल का टाइम है, तो कुछ मान लो 50% ही क्वेश्चन सॉल्व किया, 100% की हम बात नहीं करेंगे, मैथ्स में फिजिक्स में 100% बना रहे, तो 11th वाले लोग भी अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, भारी है चीजें, तो 50% ही कंप्लीट करो ताकि बेसिक्स सीख ले ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है। और बाकी जैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट होगा तो फरवरी मार्च के टाइम तक, फिर तुम्हारे पास 2 साल पड़ा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद तुम्हारा ओलंपियाड का एग्जाम है, के का एग्जाम है, उसके लिए तैयारी करते रहो, अपना आराम से तैयारी करते रहो, बारी बारी बुक्स बनाते रहो। हम लोग हम लोग की हालत खराब होगी, तुम भारी बुक बनाए कहेगा, दिमाग मेरा खराब होगा, इसका आंसर कहाँ से दें। तो आराम से कम कम काम करना, बस रेगुलरली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अदरवाइज कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तुमको। कंसेप्ट समझना जरूरी है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का है, बाकी ज्यादा फोकस अभी एनटीएससी पे करो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिस्कशन थोड़ा बहुत करेंगे और फिर कंफर्मेशन आई सुबह एक डीपीपी का क्वेश्चन था। बोलो कौन सा डीपीपी? 15। 1 मिनट, डीपीपी 15 अच्छा, डीपीपी 20 तक जा रखा है तुम लोगों को, ठीक है। डीपीपी में जीओसी भी रहेगा, अब इसको सॉल्व मत करना। डीपीपी 16, डीपीपी 15, 1 मिनट शेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। How many stereoisomers are possible for the compound CCHOH whole thrice? इसको अलग से नोट कर ले रहे हैं, CCH whole thrice, मिनट, सर कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हम भी वही चीज सोच रहे हैं, बट ऐसा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है क्या? इसमें भी स्नाइपिंग टूल तो रहता ही है ना? ये सर लेकिन ज़्यादा काम का नहीं है, टेक अ स्नैपशॉट जो है। नहीं, काम का हो जाता है शायद से, पता नहीं वन नोट में काम आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं ना, MS पेंट में काम आता है। नहीं, चलो। कार्बन के साथ CHOH CH3 होल 4 दे रखा, तो इस केस में बेसिकली कार्बन के ऊपर एक कार्बन दे रखा है, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है, एक CH3 है, सही यूनिट को रिपीट कर दिया है, CH CH3 OH CH CH3 OH CH CH3 OH। सेम टाइप का सवाल नहीं है जो हम लोग आज डिस्कशन किए, कि इसमें एक मॉलिक्यूल के बीच में जिससे पहले तो ये चीजें 4 कैरल सेंटर है, बट इस 4 कैरल सेंटर में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है क्या? एक यहाँ एक यहाँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा शायद, क्योंकि यहाँ पे H एक साइड और दूसरी साइड OH है, तो फिर वो तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। यस सर। यहाँ और यहाँ बताओ। ऐसा कोई डिवीजन पॉसिबल है क्या? क्योंकि है तो सब तरफ से सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल है तो नहीं सर, शायद नहीं है। नहीं होगा शायद। प्लेन चेंज हो जा रहा है। इधर ये प्लेन ले सकते हैं या ये प्लेन ले सकते हैं, ये प्लेन ले सकते हैं, और स्ट्रक्चर में कुछ नया तो निकल के नहीं आ रहा ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से नहीं आ रहा। तो
प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से निकल के नहीं आ रहा, पॉसिबल नहीं है। ज्यादा ही खतरनाक टाइप का सवाल नहीं दे दिया है। बहुत ज्यादा खतरनाक है। अकाउंटिंग वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब इसमें तो दिख रहा है कि सिमेट्रिकल दो तरफ से है, मतलब एक नहीं कि हम लोग सिमेट्रिकली 20 से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे दो तरफ से सिमेट्रिकल है, इधर से भी सिमेट्रिकल दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, तो वही चीज करके देखना पड़ेगा, मतलब लिखना ऐसे ही पड़ेगा ये चीज। लेकिन सर फिर हाँ ठीक प्लेन है, ऑफ सिमेट्री ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा नहीं तो फिर रिजेक्ट कैसे करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा नहीं तो रिजेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे रिजेक्ट करेंगे कि मान लो चारों पे आर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा बोल के चल रहे हैं। यस सर। चारों पे एसएस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, उसका मिरर इमेज वाला पार्ट, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे किसी एक पे एस कॉन्फ़िगरेशन डालना है, तो यस सर। कहीं पे भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो तीनों पे एस और एक पे आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसके अलावा एक पे आर कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे दो पे आर ले लिए, तो जब दो पे आर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो इसमें कुछ है क्या कि जैसे वहां जो हम लोग सवाल डिस्कस किए थे कि बगल वाले पैरर कॉन्फ़िगरेशन या डायगोनली अपोजिट पैरर कॉन्फ़िगरेशन या फिर एडजेसेंट पैरर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नो मॉलिक्यूल तो सर। एग्जैक्टली सेम टाइप का है, तो यहाँ पे दो पे आर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखो या अपोजिट लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दो पे आर कॉन्फ़िगरेशन, दो पे एसएस कॉन्फ़िगरेशन। सर अच्छा सर, इसको इसमें हम लोग को उसके डेफिनेटली इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ लिख सकते सिमेट्री हैं कि निकल के अगर आएगा ही आएगा। सेक्लो। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आएगा ना एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा बट क्योंकि यहाँ से ऊपर गए तो आर कॉन्फ़िगरेशन, नीचे जाने तो एस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से आर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव निकल के आएगा। कंपाउंड में हम लोगों का प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हो रहा है तो भी तो काम हो जा रहा है अपना। सर तो लेकिन मेरे हिसाब से बोलो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो फिर जरूरी तो नहीं है कि उसके ऑपोजिट साइड में कोई एटम होगा भी। ये भी एक पॉइंट है यार, तो हम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आंसर बोल रहे थे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहीं से नहीं आएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है बीच में, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं से नहीं आएगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मिरर इमेज लेकिन कैसे बनाएंगे? अगर मान लो इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो एस एस आर आर, लेकिन ये घुमा के तो सेम ही आ जाना है। इसमें क्या कमेंट किया जाए, कुछ ज्यादा ये खतरनाक टाइप का सवाल है। आर 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 मिरर में जैसे, चलो ठीक है, ये तो एक हो गया, ये दोनों मिला करके दो हो गया। आर आर एस 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 आर आर। तो खाना खाएगा? क्लास ले रहे भाई। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आने का क्या चांस है इसमें? सर मॉलिक्यूल तो टेट्राहेड्रल है तो फिर जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको मोड़ के सेम बना ही सकते हैं। फिर से बोलो एक बार। मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो जरूरी नहीं कि उसको मोड़ के हम लोग उसको जो दूसरा वाला है उसको रोटेट करके पहला वाला बना सकते हैं। किसी को एक टॉप मोस्ट कार्बन को एक एक्सिस ले सकते हैं और फिर उसके बाद रोटेशन कर सकते हैं। एक वही सिनेरियो हमको सोचना है क्योंकि टोटल अगर मान लो कि 4 कैरल सेंटर्स है तो 4 कैरल सेंटर्स के हिसाब से 16 होगा अपना आंसर। और दिक्कत क्या है कि इसमें बीच में सूडो कैरल सेंटर भी निकल के नहीं आने वाला है,
क्योंकि यहाँ अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है, चारों पे आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन में सूडो कैरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं क्योंकि दो आएगा। ही होता है। हाँ, तो आइदर आर आर किसी ना किसी दो का तो आर हो जाएगा, तो सूडो कैरल सेंटर का सवाल नहीं है। मैक्सिमम 16 हो सकता है, तो अगर उसमें हम लोग काउंटिंग करके चल रहे हैं तो 6 ही आंसर होना चाहिए। अगर काउंटिंग के हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं तो 6 के अलावा हमको कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा। चारों में आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक पॉसिबिलिटी। 3 में आर, एक में एस, उसका मिरर इमेज, दूसरी पॉसिबिलिटी। और 2 में आर, 2 में एस, तो यहाँ पे कहीं कोई वेरिएशन तो हम लोग पुटअप नहीं कर सकते कि अपोजिट वाला टाइप का कुछ है। अपोजिट वाला टाइप का कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है कि अगर यहाँ पे आर आर कॉन्फ़िगरेशन है और इसको ऐसा एस एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको घुमाएंगे तो सेम ही आ जाना चाहिए यार। सर शायद नहीं घुमा सकते सर, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, किसी इधर एक को टेट्राहेड्रल फिक्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्सिस पास कराएंगे तो फिर वो बीच वाले एटम और किसी एक बॉन्डेड एटम से पास करेगा। अच्छा, ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ ठीक है, एक लॉजिक है। ये चीज बोलना चाह रहा है कि अब मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख करके कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल है और अगर हम लोग इसको ऐसा घुमा रहे हैं, यहाँ आर आर है, इसको नीचे साइड घुमा रहे हैं पूरा ऐसा, तो इसका मतलब इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, घुमा नहीं सकते क्योंकि अपना शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आंसर 6 होना चाहिए। काउंटिंग के हिसाब से तो 6 आंसर आएगा। दिया क्या आंसर इसमें? शायद सवाल 5 क्योंकि दिया बहुत हुआ अच्छा है। 5? है शायद, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। थर्ड नंबर में सी 5। तो हमको फिर सोच के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, बहुत ही सही चीज है, इसमें दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो बड़ा सिंपल सा है, और इसमें घुमाने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मे भी घुमा भी तो सकते हैं ना, ठीक है, घुमाने का ये पॉसिबिलिटी लेकर के नहीं चल रहे हम लोग। बट अगर मान लो कि इसका मिरर इमेज लेके चल रहे हैं, तो मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ मिरर इमेज आया। तो हम लोग इसको ऐसा नहीं घुमा रहे बेसिकली, लेकिन हम लोग इसको रोटेट ही दूसरे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसको जब दूसरे तरीके से रोटेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चेंज आने वाला है यार? ठीक है, सोच के बताते हैं। ये सवाल कुछ ज्यादा ही अच्छा दे रखा है, मतलब नहीं नहीं सोच पा रहे हैं इतने आसानी से। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से नहीं आएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री बीच में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो भी पॉसिबल नहीं आ रहा। ठीक है, टाइम दो, सॉल्यूशन बना कर आज दे देते तुमको, तो एक बार थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको ढंग से, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। डीपीपी का। ठीक है, कुछ ज्यादा ही अच्छा सवाल दे रखा है कि और कोई इसमें ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। ये पार्ट ही सेम दिखने का चांस है, बट सेम दिखने का चांस अगर मान लो ऐसा लेके चले, बट उससे भी कोई फर्क थोड़े ना पड़ रहा है। आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। होगा तो सेम यार, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से हम लोग ऐसे 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 तो घुमा सकते हैं। होगा तो सेम, बट प्रॉब्लम इस चीज का है कि अगर एक पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हमको कहीं से दिखाई दे नहीं रहा है, कोई भी ऑप्शन ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का। ठीक है, हम सोच के ही बता देते हैं आराम से, टाइम दो हमको, ज्यादा बेटर होगी। कोई सवाल बहुत अच्छा टाइप का दिख रहा है, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन का पार्ट सोचना पड़ेगा। इसमें इमेजिनेशन का पार्ट कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, टाइम दो, 1 घंटे का टाइम दो, सोच करके बताते हैं।
और कोई डाउट किसी को इसके अलावा? नो सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी थोड़ा सोच करके बताते हैं, जो भी समझ में आएगा आंसर देते हैं। ठीक है, आंसर अगर 5 दे रखा है तो वही एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग रिजेक्शन कर रहे हैं, बट रिजेक्शन अगर उसमें कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से निकल के आ गई हमको सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। कुछ नोट्स तो भेजने को है नहीं, तो ठीक है, आज का लेक्चर अपलोड करा देंगे, केवल क्लास एंड कर आज के लिए। सर इस पीडीएफ को भेज दीजिए, इसमें आप फॉलोअप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। अच्छा, जो ये चारों कैरल सेंटर वाला बोल रहा रिंग है? वाला। ठीक है, ओके, भेज देता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर।